और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो रहा है। अब इमरान खान लोगों से ये कह रहे हैं कि साहब हम ये चाहते हैं वरना गृह युद्ध हो जाएगा अफगानिस्तान में, कि वहां इंक्लूसिव सरकार बननी चाहिए। अरे इंक्लूसिव सरकार बनाने के लिए तो झगड़ा हुआ था। जो मतलब ये सारी बातें जिस किताब से या जिस निबंध से निकल के आ रही हैं, वो निबंध आपको याद होगा, डेविड लॉयन होते थे हमारे यहाँ एक साउथ एशिया कोरस्पॉन्डेंट। वो कुछ साल के लिए आए थे भारत में, वो जो है बीबीसी के नुमाइंदे थे और पूरे साउथ एशिया को कवर करते थे। उन्होंने अफगानिस्तान भी कवर किया। हालांकि उनको हम लोग ज्यादा गलतियों के लिए जानते हैं, लेकिन वो आजकल एक किताब लिख रहे हैं और वो किताब है लॉन्ग वॉर। उस किताब में से एक आर्टिकल जो है वो यहाँ की एक पत्रिका है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर लगभग 200 साल पुरानी पत्रिका है, 1828 में शुरू हुई थी, काफी प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। उसमें लंबा चौड़ा लेख छपा है। उस लेख में ये सारे डिटेल हैं कि क्यों झगड़ा हुआ, और उस लेख के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अब्दुल गनी बरादर, पता नहीं मतलब उनकी क्या मंशा थी, वो ये कोशिश कर रहे थे कि जो नई सरकार बने उस नई सरकार में ताजिक, हजारा, उज़्बेक और बाकी जो लोग हैं, क्या नाम उसका, बाकी जो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनके नेताओं को भी शामिल करने की कोशिश की जाए। जबकि हक्कानी जो कबीला है, सिराजुद्दीन हक्कानी और उनके चचा जान खलील हक्कानी, उस वक्त शायद सिराजुद्दीन वहां मौजूद नहीं था, खलील हक्कानी साहब मौजूद थे वहां। उनका कहना यह था कि साहब हम जो है वो सर्वे सर्वा हैं और दूसरा नंबर हमारा है। तालिबान में 3 धड़े हैं। एक धड़ा मुल्ला याकूब का है, दूसरा धड़ा सिराजुद्दीन हक्कानी का है, जिसके बारे में राव साहब ने बताया कि ये जो मतलब इसको जिहादी यूनिवर्सिटी कहते हैं, अटक में है ये दारुल उलूम हक्कानिया। और ये केवल हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ही नहीं, मुल्ला याकूब वहां से पढ़े हैं, सारे हक्कानी वहां से पढ़े हैं, मुल्ला उमर भी वहां पढ़े थे। और जितने भी उसके बाद जो मंसूर अख्तर साहब आए थे मुल्ला उमर की मरने के बाद, वो भी वहां पढ़े थे। तो ऐसा कोई आतंकवादी नहीं है, ऐसा कोई जिहादी नहीं है जो इस मदरसे में न पढ़ा हो। बाकी मदरसों में जाते रहते हैं लोग। तो बहरहाल हक्कानी कबीला जाकर के वहां अपना हक जता रहा था और वो ये कह रहा था कि नहीं, ये तालिबान की सरकार बनेगी और जो मुख्य मंत्रालय हैं, बल्कि ये तो ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सारे पद हमारे पास आने चाहिए। इसी झगड़े का, इसी में गोलियां चली, हाथापाई हुई। अब कितनी हाथापाई हुई और किसको चोट लगी किसको नहीं लगी ये तो कहना मुश्किल है, आर्टिकल में भी इसमें बहुत साफ नहीं कहा गया है। तो उसके बाद ISI चीफ वहां पहुंचे और उन्होंने ये तय किया कि और कुछ हो ना हो, गृह मंत्रालय जो है वो हक्कानियों के पास जाएगा और जो 1-2 की मंत्रालय हैं वो हक्कानियों के पास रहेंगे। तो आप दुनिया से तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम इंक्लूसिव सरकार बनवाना चाहते हैं, हक्कानियों को घुसेड़ रखा है आपने, और जबरदस्ती वो जो इंक्लूसिव सरकार बनाने के लिए जो लोग आवाज उठा रहे थे उनको पिटवाने जो है वो आपके हक्कानी ग्रुप चला गया और फिर बीच बचाव करने आप पहुंच गए और आपने तय कर लिया कि ये सरकार इंक्लूसिव न बने। तो असल में ISI तो इंक्लूसिव सरकार नहीं चाहती। इमरान खान कुछ भी मर्जी बोलते रहे, तो इमरान खान की चलती कहां से है? वो तो ISI जो कर रही है वो कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। रही बात अखुंज़ादा की, ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को शक हो रहा है कि अखुंज़ादा साहब के बारे में ये कहा जा रहा था पहले तो साहब वो पाकिस्तान में थे, बाद में कहा गया कि शायद उनको कस्टडी में ले लिया है, उसके बाद पता चला कि वो तो कंधार पहुंच गए हैं। एक तो पहली बात, कंधार से सीधी कोई खबर नहीं आ रही है, बल्कि ये जो झगड़ा हुआ था काबुल का, उसके बाद भाग करके बरादर साहब भी कंधार गए थे। उन्होंने 1-2 कबायली जो मीटिंग्स हैं उनको एड्रेस किया और उसके बाद जो टोलो न्यूज में उन्होंने वो जो रिकॉर्डेड जो उनकी क्लिप चलाई गई, उस रिकॉर्डेड क्लिप के आधार पर भी यहाँ जो मतलब जानकार हैं वो ये मानते हैं कि वो किसी नेता का दिया हुआ बयान नहीं लगता, वो किसी बंधक का दिया हुआ बयान लगता है। ऐसा लगता है कि बरादर को धर दबोच के वो बयान उससे लिया गया है। वो बड़ा कंसिलिएटरी बयान है जिसमें वो तालिबान की नीतियों का समर्थन करते सुनाई देते हैं। तो ये हाल तो हो गया है बरादर का। अब अखुंज़ादा वहां हैं, पहले भी नहीं दिखाई दिए वो कभी, मुल्ला उमर भी कभी कैमरे के सामने नहीं आए थे, हमारे सहयोगी थे
मरहूम यूसुफजई साहब, वो उनसे इंटरव्यू करके आए थे। और आपको याद दिलाऊं कि मुल्ला उमर की मौत भी 2 साल बाद उसका पता चला था। तालिबान उसको डिनाई करते रहे थे और उनके रिकॉर्डेड मैसेज बजाते रहे थे। ये कहते थे कि नहीं, जब भी अफवाह फैलती थी कि नहीं मुल्ला उमर जिंदा है, देखिए ये रिकॉर्डेड मैसेज आया, तो वो रिकॉर्डेड मैसेज कन्वीनियंटली कोई और जो है वो रिकॉर्ड करके डाल देता था। 2 साल बाद पता चला कि मरे। और कहाँ मरे? पाकिस्तान के एक सैनिक अस्पताल में उनकी मौत हुई। इसका मतलब ये है कि वो आईएसआई के संरक्षण में कहीं थे और उसके बाद मरे। तो अखुंदजादा भी अगर जिंदा हैं तो उनका अंत भी वहीं होने वाला है। तो मतलब निश्चित रूप से कुछ यहाँ सही नहीं है। रही बात कि ये पाकिस्तान मान्यता क्यों नहीं दे रहा है, तो असल में हुआ ये है, जब से 2001 का हमला हुआ है उसके बाद से इनके जो सबसे बड़े जो दानदाता देश थे दो, जो मदरसों में ये जो जिहादी यूनिवर्सिटियां जितनी भी बनी हुई हैं पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, भारत में भी उसी तरह से मशरूम की तरह पैदा हो रही हैं, उनको पैसा सऊदी अरब से आ रहा है या यूनाइटेड अरब अमीरात से आता था। दोनों देशों ने उसके बाद ये देखा कि जिस तरह से जिहाद उनके रिजीम्स के खिलाफ उठ खड़ी हुई, उनको ये लगा कि तो हमारा ही तख्ता पलटने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां बन के। तो उन्होंने धीरे धीरे वो रसद जो भेजनी, जो ज़कात जो भेजते थे वो भेजनी कम कर दी, और अब मुझे लगता है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। और उनकी तरफ से भी ये दबाव है कि जब तक आप इंसानी चेहरा खाली दिखाने से, बात करने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप इंसानी स्वरूप में नहीं आ जाते तब तक अब आपको किसी तरह की सहायता नहीं दी जाएगी। ये दो सबसे बड़े दबाव हैं। आपको याद होगा ये तीन ही देश थे जिन्होंने पिछली तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। पाकिस्तान ने इसलिए मान्यता दी थी क्योंकि सऊदी अरब ने मान्यता दी थी और संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता दी थी। अब ये दोनों तो पैसा ही नहीं दे रहे हैं, मान्यता देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक और रिफ्ट हो गई है, ये मुझे लगता है विभूति नारायण जी ज्यादा जानते होंगे, कि कतर और संयुक्त अरब अमीरात, ये इन दोनों के बीच में छद्म लड़ाई चल रही है कि अफगानिस्तान की जो नई सरकार बनी है, ये तालिबान सरकार है, इसे बरादर सरकार कहें या आप सराजुद्दीन हक्कानी सरकार कहें, कुछ भी कह लें, इस सरकार का नियंत्रण, इसकी कमान किसके हाथ में रहेगी? वो ये नहीं चाहते कि पैसा हमारी जेब से जाए और नियंत्रण पाकिस्तान के हाथ में रहे और कतर के हाथ में चला जाए। तो ये भी अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही है और अमेरिका का दबाव तो है ही। भारत के प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं, वो भी दबाव डालेंगे। तो इसलिए इस वक्त ये अभी तो देखिए वहां झगड़ा ये चल रहा है कि यूएन में इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो दोहा में इनका एक स्पोक्स पर्सन हुआ करता था सुहेल शाहीन, ये वो आप संयुक्त राष्ट्र के मंच से वहां जो महासभा चल रही है उससे बोलने थे, लेकिन वहां पहले से एक राजदूत बना हुआ है और वो राजदूत है गुलाम इसकजई, जो पुरानी सरकार का राजदूत है। और पिछली बार भी यही हुआ था, जो पुरानी सरकार का राजदूत था संयुक्त राष्ट्र में वही बोलता रहा। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा भी ये कह रही है कि गुलाम इसकजई बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते। तो सुहेल शाहीन को अगर वो बोलने देते हैं तो अपने आप ही मान्यता हो जाएगी ना, आप उसको क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं। और जो एक समिति है 9 सदस्यों की, जिसमें चीन, रूस और अमेरिका तीनों शामिल हैं, उस समिति की बैठक, ये जो महासभा का अधिवेशन चल रहा है, ये जब खत्म हो जाएगा तभी होगी। तो ये तय है, पक्का है कि इस महासभा में तालिबान को इस रास्ते नहीं मिल सकती। तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये है, फंड आ नहीं रहे हैं, मान्यता मिल नहीं रही है, तो सरकार क्या चलाएंगे? तो ये जो पाकिस्तान जो ढोल पीटते फिर रहे हैं इमरान खान के साथ, इंक्लूसिव सरकार चाहिए, नहीं तो गृह युद्ध हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमका हो जाएगा, ये कह हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, ये केवल किसी तरह से पैसा जो है वो बिरादरी दे, एक तो उस पैसे के लिए हाथ फैलाए जा रहे हैं, और दूसरा ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से मान्यता एक बार मिल जाए, कोई एक दो बड़ा देश मान्यता दे दे तो जिसके सहारे हम भी मान्यता दे दें और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब चालबाजी है। ये चालबाजी कब तक चलती है, दुनिया इसको देख चुकी है, मुझे नहीं लगता है बहुत लंबी देर तक चल पाएगी, कुछ न कुछ होगा। तो अभी तक काफी चीजें अस्थायी हैं, अस्थिर है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।